हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पॉलिटी की क्लास कर रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे संविधान। संविधान में हम पढ़ रहे थे भाग एवं अनुच्छेद। हम पार्ट और आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे। तो भाग 1 कंप्लीट हो चुका था, भाग 2 कंप्लीट हो चुका था। हम पढ़ रहे थे भाग 3 के बारे में। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक की चर्चा की गई है। ये हम एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ आर्टिकल बता भी चुके हैं। तो भाग 3 जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, किस उसका नाम क्या है। जैसे हमारे लेसन का नाम होता है, ऐसे हमारे भाग का भी नाम है। जो संविधान में संविधान जो पुस्तक है, उसमें जितने भाग हैं उन भाग का नाम है और उनके अंतर्गत लेसन्स हैं, उनके अंतर्गत आर्टिकल हैं। तो भाग 3 फंडामेंटल राइट मूल अधिकार से रिलेटिव है। मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई है भाग 3 में। और कितने आर्टिकल है उसमें? 12 से 35, जिसमें हम कुछ आर्टिकल बता चुके हैं, जिसमें कि 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इतने आर्टिकल को हम पढ़ चुके हैं। और 18, 19 जो है, जिसको संविधान की रीढ़ कहा जाता है, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम भाग 1 कवर किए, भाग 3 में हम एक एक करके सारे मूल अधिकार जितने दिए गए हैं उन सबको बहुत डिटेल से कवर कर रहे हैं। आप समझते जाइए। अगर याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप समझेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाग 3 में क्या क्या हम पढ़े, उसके बाद तब हम आगे चर्चा करेंगे। पहले एक बार हम कल की क्लास से आपको जोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए भाग 1 के बारे में पढ़े हम, भाग 2 के बारे में हम पढ़े और बहुत डिटेल से चर्चा की है। पढ़ रहे हैं हम, चर्चा कर रहे हैं भाग 3 के बारे में। ठीक है, भाग 3 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भाग 1 का नाम था राज्य एवं संघ, राज्य एवं संघ। और भाग 2 का नाम था, बस थोड़ा सा हम लिखेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। भाग 2 का नाम था नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। भाग 2 में किसका प्रावधान किया गया था? नागरिकता का प्रावधान किया गया था। इसमें कितने आर्टिकल थे? 1 से 4। ठीक है, और इसमें कितने आर्टिकल थे? 5 से 11। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया हो। इसमें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात की गई है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। इसमें कितने आर्टिकल की बात की गई है? सॉरी, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक के आर्टिकल की बात इसमें की गई है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? भाग 3 मूल अधिकार के बारे में। इसमें बहुत सारे आर्टिकल हम बता चुके हैं। इसमें जितने अधिकार दिए गए, 6 अधिकारों की चर्चा की गई है। 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। इसमें मेनली 6 अधिकारों की चर्चा की गई है। तो हम पहला पढ़े, समानता का अधिकार था। समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल थे? तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 इतने आर्टिकल थे जो समानता के अधिकार की बात कर रहे थे। 12 और 13 किसकी बात कर रहे थे? तो 12 आर्टिकल आर्टिकल 12 कहता था राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा की गई थी। इसमें हम डिटेल से नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं कि राज्य किसे कहते हैं। यहाँ पर राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा नहीं की गई है। इसमें चर्चा की गई संस्था की, जो अपने आप में स्वतंत्र होकर निर्णय लेती है, बिना किसी बाहरी दबाव में आकर। ठीक है, बिना किसी बाहरी दबाव में आकर स्वतंत्र होकर निर्णय लेते, उसी को राज्य कहा जाता है। यहाँ पर यूपी, बिहार, राजस्थान या गुजरात इस टाइप के राज्य की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण की चर्चा की गई है। इस सबको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम क्या पढ़े? उसके बाद हम आर्टिकल पढ़े 14। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इतने आर्टिकल पढ़े। ये जो आर्टिकल है किससे रिलेटिव है? तो ये पांचों आर्टिकल जो है, इस पांचों आर्टिकल में किसकी चर्चा की गई है? इस पांचों आर्टिकल में चर्चा की गई है समानता के अधिकार की। हम तब कह सकते हैं समानता के अधिकार की चर्चा की गई है। तो हम कह सकते हैं जो 5 आर्टिकल है, ये हमें समानता के अधिकार की बात बताते हैं। समानता के अधिकार की चर्चा की गई है। समानता के जितने अधिकार हैं उन सबको कहाँ मेंशन किया गया है? तो इस 5 आर्टिकल के अंतर्गत देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब होता है
कानून, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि का मतलब होता है कानून। कानून की नज़र में सब बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान दंड दिया जाएगा, चाहे वो किसी जात धर्म का हो, चाहे वो किसी लिंग का हो, सब समान है कानून की नज़र में। 15 कहता है लिंग, धर्म, जाति या जन्म जन्म स्थान के आधार पर आप उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको समान अधिकार दिया जाएगा, उसको लिंग, धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता, अब देखिए लोक नियोजन क्या है, अवसर की समानता भी आप कह सकते हैं। अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में सबको समानता दी जाएगी, आरक्षण जो दिया गया है उसको समान करने के लिए ही दिया गया है। इस पर हम हालांकि बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं हर एक आर्टिकल पे, इसीलिए यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे। अगर इसे डिटेल में इस सब के बारे में जानना है तो हमारी पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जो मूल अधिकार पार्ट 2 के नाम से है। मूल अधिकार पार्ट 1, मूल अधिकार पार्ट 2, इसमें हम सारे आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। आज हम मूल अधिकार का पार्ट 3 है। क्या है? पार्ट 3, पार्ट 3 है, जिसमें हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल की चर्चा करेंगे। तो देखिए 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अंत किस आर्टिकल में कहा गया है? 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया है। किसी के साथ आप छुआछूत से रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो वो सीधा आपको चुनौती देगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होता है। 8वां कहता है कि उपाधियों का अंत हो जाएगा। उपाधियों का अंत कर दिया गया है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन सेना में जो फौज में है उन सबको, जो कर्नल, पुलिस, ये सब है, उनको जो उपाधि दी जाती है वो उस टाइप की उपाधियों का अंत नहीं हुआ है। जो अंग्रेज उपाधियां देते थे जैसे सर, गवर्नर, इन सबको सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, सबको समान कर दिया गया है। तो ये थे 5 आर्टिकल समानता के अधिकार की बात करते थे। किसकी बात करते थे? समानता के अधिकार की। तो आप कह सकते हैं समानता का अधिकार पहला अधिकार हमारा है समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 थे, 5 आर्टिकल थे। इतने आर्टिकल की बात की गई है। आर्टिकल की बात की गई है। पहला हम तब कह सकते हैं कि हमारा जो मूल अधिकार पहला है समानता का अधिकार। जितने आर्टिकल थे 5 आर्टिकल, सबको जिसमें समानता के अधिकार की बात की गई, तो पहला जो वो हमारा मूल अधिकार था वो खत्म हुआ। दूसरा हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार। देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में क्या हम पढ़े थे। तो कल हम पढ़े थे स्वतंत्रता के अधिकार में कि उसको कहे थे विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं आर्टिकल 19 में, इसीलिए आर्टिकल 19 को क्या कहते हैं? तो देखिए दूसरा कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब जितने आर्टिकल हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वो सब स्वतंत्रता की बात करेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कितने आर्टिकल है इसमें? तो आर्टिकल 19 से 22, 19 से 22, 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल की बात। 4 आर्टिकल में किसकी चर्चा की गई है? स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। तो ये हुआ स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। तो हम देख लेते हैं कि 19 जो हम कल बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके थे, उसमें जो 7 उप आर्टिकल दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है। संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है, रीढ़ भी कहा जाता है। तो आप अगर आपसे पूछे कि संविधान की रीढ़ किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 7 उप आर्टिकल हैं। देखिए कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, ये 7 आर्टिकल है। ये 19 के 7 उप आर्टिकल हैं। आप ऐसे कह सकते हो 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19(7),
ये 7 उप आर्टिकल है। इसकी चर्चा हम डिटेल से किए हैं, लेकिन एक बार आप एक नज़र इस पर हम डाल लेते हैं। देखिए, कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप स्पीच दे सकते हैं, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात रख सकते हैं, किसी के भी सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता इसी में दी गई है कि प्रेस जो मीडिया है, मीडिया को किसके अंतर्गत स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, तो अभिव्यक्ति के अंतर्गत दी गई है। किसी नेता का पुतला जलाने की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत दी गई है। इसके हम अंतर्गत लिख सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता मतलब मीडिया की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, किसी नेता वगैरह की पुतला आप जला सकते हैं, आपको स्वतंत्रता आपको मिली है। ये आपका मूल अधिकार है, ठीक है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 19(1) के अंतर्गत आपको पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इन सब की स्वतंत्रता मिली है। किसके अंतर्गत? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। आप आंदोलन भी कर सकते हैं, आप रैलियां भी निकाल सकते हैं। इस सबको किस आर्टिकल के अंतर्गत स्वतंत्रता मिली है? 19(1), ठीक है। तो कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 19(2) सभा करने की स्वतंत्रता। आप सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है किस आर्टिकल में? 19(2) में। इस पे हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। सभा का मतलब आप सभा कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी हथियार के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संगठन की स्वतंत्रता। संगठन करने की स्वतंत्रता कि आप संगठन बना करके कोई भी काम कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, कोई अपना अलग से संगठन बना करके कोई और इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये आपका मूल अधिकार है 19(3) के तहत। 19(4) कहता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। चारों ओर पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता है आपको। घूमने की स्वतंत्रता मतलब भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है, आपको कहीं नहीं रोक सकता। लेकिन आप बिना दूसरे के, देखिए आपको तो कोई नहीं रोक सकता, आप पूरे देश में चाहे जहां घूम सकते हैं, लेकिन उसके पर्सनल प्लेस पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर उसे निजता का अधिकार मिला है, उसके निजता का हनन होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि निजता के अधिकारों का हनन होगा। आप उसके पर्सनल प्लेस पे नहीं जा सकते, उसे निजी अपने पर्सनल लिबर्टी रखने का अधिकार है। तो जो आर्टिकल हम 13 आपको बताए, उसमें 13 जो आर्टिकल बताया उसमें अल्पीकरण की बात की गई कि आपको जो अधिकार दिए वो एक लिमिटेशन में, अनंत नहीं है। आपके अगर दूसरे के अधिकारों का आप हनन करते हैं तो आपके अधिकारों का अल्पीकरण कर दिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 13 में कहा गया था। 5वां कहता है कि बस जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। वहां पर बसने की स्वतंत्रता, वहां पर आप बस सकते हैं, वहां पर आप रह सकते हैं। उसके बाद 6वां कहता है कि आप जो है संपत्ति लेने का अधिकार है, कि आप संपत्ति रख सकते हैं, रख सकते हैं। आपसे आपकी संपत्ति कोई नहीं छीन सकता, ये आपका मूल अधिकार था। लेकिन संपत्ति न लेने की वजह से, उसके मूल अधिकार होने की वजह से देश में जो विकास होना था वो रुक रहा था। विकास में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। इस अधिकार के तहत कोई अपनी जमीन नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसका मूल अधिकार था। जैसे अगर हाईवे बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, रेलवे पटरी बन रहा है, तो वहां पर अगर उसको जमीन चाहिए था सरकार को, तो नहीं देना चाहता था जो उसका जमीन का मालिक होता था। तो वो, क्योंकि वो कहता था हमारा मूल अधिकार है, इससे हमारा कोई, क्योंकि मूल अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता, कानूनी अधिकार सरकार छीन सकती है। डिफरेंस इतना ही है कि कानूनी अधिकार सरकार ले सकती है, मूल अधिकार सरकार नहीं ले सकती। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन करके हटा दिया गया और 1978 में हटाया गया। 1978 में हटाया गया। अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार। आई होप यहाँ तक आप समझ गए हों। आगे कहता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 19(7) कहता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। यहाँ तक आप समझ गए थे। हम बताए थे कि 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं की बात की गई है। पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कहता है सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा कहता है आप संगठन करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, चौथा कहता है कि आप चारों तरफ घूम सकते हैं लेकिन बिना किसी
के किसी के अधिकारों का हनन किए बिना। और 19(5) कहता है कि बस जाने की, कि आप चारों ओर घूम सकते हैं, देश में कहीं पर भी बस सकते हैं। पहले क्या था, जब धारा 370 नहीं जम्मू कश्मीर से हटी थी तो आप जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते थे, वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते थे, मंडी घूम सकते थे, क्योंकि धारा 370 के तहत उसको अलग राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो भारत सरकार कानून बनाती थी वहाँ लागू नहीं होता था। ठीक है। उसके बाद 16 जो है संपत्ति रखने का अधिकार है, मतलब आप संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन अब इसको हटा दिए गए 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 19(7) कहता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये तो था आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 आप समझ गए। अब हम देखेंगे कौन सा, आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, 19 तो आप जान गए, अब आर्टिकल 20 और 21 देखेंगे। 22 बहुत बड़ा है, जो गिरफ्तारी से संरक्षण देता है हमको, उसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, 20 और 21 हम पढ़ रहे हैं भाग 3, याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं भाग 3 मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार आर्टिकल कितने से कितने, 12 से 35। ठीक है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम 19 तक की चर्चा कर चुके। अब 20 देख लेते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है। देखिए, 19 तो किया किसकी, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात किया। 20 कौन सी स्वतंत्रता की बात करता है, 20 कहता है कि इसमें 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। देखिए, पहला और दूसरा और तीसरा। इसमें आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन, पहला है कि आपको, अगर आप, जैसे यहाँ पर एक बात समझिए, आपका जो अपराध है और जिस टाइम पे अपराध किए हैं उस टाइम पे जो कानून होगा उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। जैसे अगर आप अपराध 2006 में किए या 2005 में किए और आपको उसी टाइम पे सजा मिल गई, ठीक है, और सजा होते होते कुछ टाइम लग गया, तब तक नया कानून आ गया, लेकिन नया कानून जो आया वो आप पर लागू नहीं होगा, आपको सजा उसी पुराने कानून पर, जब आपको सजा मिली थी उसी पुराने कानून पर ही आपको सजा मिलेगी। इसी बात की चर्चा की गई है कि सजा जो है वो सजा को जो सजा है उसको पुराने कानून के आधार पर ही मिलेगी, पुराने कानून के आधार पर ही मिलेगी। आई होप समझ रहे हो, मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान बहुत पहले कोई अपराध किया हो और वहाँ पर वो कानून तब दूसरा रहा हो और वहाँ पर उसे जो सजा मिली है वही सजा बरकरार रहेगी, चाहे उसे आने वाले 10 साल में उसको सजा भुगतनी पड़े। मतलब कानून, अगर उसको, जब वो अपराध किया है जो कानून तब था उसी कानून के आधार पर उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कानून आगे चलकर चेंज क्यों ना हो गया हो। चेंज उस टाइम तो नहीं हुआ, आगे चलकर हुआ, लेकिन उसको सजा उसी टाइम पे जब वो अपराध किया था उसी टाइम के आधार के कानून पर उसे सजा मिलेगी। इसको किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 20A में। 20(2) में कहता है कि एक अपराध के लिए आपको एक सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक सजा। ठीक है, एक अपराध के लिए एक सजा, मतलब अगर आप एक अपराध किए हैं उसको एक ही बार उसके लिए सजा मिलेगी, अगर वो अपराध दो बार होता है तो उसके लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा आप दे सकते हैं। तीसरा कहता है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। इसकी स्वतंत्रता दी जा रही है कि अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। 21 आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया। मतलब आप ये समझिए, जैसे पुलिस है, अगर आप जबरदस्ती आपको मार पीट के आपसे आपके अपराध को बुलवाती है, जो आप नहीं किए हैं, जबरदस्ती अगर बुलवाती है तो उसको, उस गवाही को मान्य नहीं किया जाएगा, कोर्ट उसको मान्यता नहीं देती, कोर्ट उसको मान्य नहीं करती, क्योंकि ये 20(3) के तहत ये कहा गया है, उसका मूल अधिकार है कि वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, और यहाँ पर जो एक अपराध के लिए एक सजा, जैसे आप कोई अपराध कर दिए हैं, उसके बाद अगर वही अपराध दोबारा होता है या नहीं होता है, आप उसको दोबारा सजा नहीं दे सकते। मतलब एक बार वो अपराध कर दिया
फिर अपराध की सजा वो भोग चुका है, फिर वो कहीं पर भी आप फिर उठा करके उसे उसी अपराध में उसको दोषी नहीं करार दे सकते, उसको सजा नहीं दे सकते। ये तो कहा गया आर्टिकल 20 के 2 में, ठीक है। और पुराने और आर्टिकल 1 कहता है कि जो अपराध जिस समय हुआ हो उसी के समय के अनुसार जो कानून हो उसी पर उसे सजा मिलेगी, ना कि जो आने वाले समय में जो कानून चेंज होगा उसके आधार पर, ठीक है। इसको कहता है 20(1) में। अब देखिए आर्टिकल 20 तो खत्म हुआ, 20 में 3 आर्टिकल थे, 1, 2, 3। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, इसको कहते हैं दैहिक स्वतंत्रता को कहते हैं पर्सनल लिबर्टी। आप ऐसे भी कह सकते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं इसको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। तो देखिए इसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात यह है कि आप किसी को आत्महत्या के प्रति उकसा नहीं सकते। अगर आप उसको उत्तेजित किए उकसाए तो उसके लिए आपकी सजा का प्रावधान किया गया है, क्योंकि उसके जो उसको दिया गया है मूल अधिकार उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उसका हनन करेंगे, उसका आप उल्लंघन करेंगे, ठीक है। और कह रहा है कि जैसे आप प्राणों की जब अपने प्राण जीवित रहने की जब स्वतंत्रता दे रहा है उसका मूल अधिकार है, कि इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी लाइफ खत्म नहीं कर सकते, आप मर नहीं सकते, क्योंकि आपको जिंदा रहने का अधिकार मिला है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप आत्महत्या करना चाहते हैं और करेंगे, अगर बच गए, मर गए तो कोई बात नहीं, अगर बच गए तो आपको सजा मिलेगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप इस अधिकार का उल्लंघन किए हैं, आप इस कानून का उल्लंघन किए हैं। तो ठीक है, आपके प्राण जो है वो अपनी मर्जी से आप त्याग नहीं सकते, क्योंकि आपको जिंदा रहने का अधिकार मिला है, ठीक है। जो 20 और 21 है आर्टिकल, इसको तो कोई भी मतलब न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न संसद, मतलब न राष्ट्रपति कोई छीन नहीं सकता आपसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आप आत्महत्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्योंकि आपको जिंदा रहने का अधिकार मिला है, पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद आप देखिए आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आत्महत्या के प्रति किसी को उकसा नहीं सकते, किसी को उकसा नहीं सकते, मतलब उसको उत्तेजित नहीं कर सकते, और आप पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं फैला सकते, क्योंकि इससे दूसरे के जान को खतरा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान है इसके अंतर्गत, जैसे आपको सीट बेल्ट लगा के ड्राइव करना पड़ेगा, सीट बेल्ट लगा करके ड्राइव करना पड़ेगा, जैसे आपको हेलमेट लगा करके गाड़ी चलानी पड़ेगी, हेलमेट लगा करके गाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर इन सब का आप उल्लंघन करते हैं तो इसका प्रावधान किया गया है, इसको आपको सजा मिलेगी। जैसे अगर आत्महत्या की आप अपनी ही जान खुद लेना चाहते हैं, अगर बच गए तो आपको सजा होगी, आपको जेल होगा। अगर आप किसी को आत्महत्या के प्रति उकसा रहे हैं, अगर वो आत्महत्या कर लिया तो उसको आपको सजा मिलेगी। और अगर पर्यावरण, जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं, आपकी बाइक में कोई गड़बड़ी और बहुत सारा धुआं दे रहा है, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इससे दूसरे की जान को खतरा होगा, तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि उसको जीवित रहने का उसका मूल अधिकार है। जैसे सीट बेल्ट, बिना सीट बेल्ट लगाए अगर कोई बाइक ड्राइव करता है तो उसको सजा हो जाती है, उस पर दंड लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि उसे प्राण जीवित रहने का अधिकार, अगर वो कोई भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो अगर सीट बेल्ट लगाया तो सुरक्षित बच सकता है, अगर नहीं लगाया तो वो उसकी जान जा सकती है। तो उसको सुरक्षित करने के लिए आर्टिकल 21 में कहा गया है कि आपके प्राणों की सुरक्षा, मतलब आपका मूल अधिकार है, आपको खुद करना पड़ेगा। अगर जब आप नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, चाहे वो आत्महत्या हो, चाहे आत्महत्या के लिए उकसाना हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे सीट बेल्ट हो, चाहे हेलमेट हो, ठीक है। तो प्राण की स्वतंत्रता की बात कही गई है। दैहिक स्वतंत्रता मतलब होता है, यहाँ पर आप समझिए इंग्लिश में पर्सनल लिबर्टी।
पर्सनल लिबर्टी का मतलब कि आप एकांतवास, एकांतवास, एकांतवास मतलब होता है कि आप संन्यास ले सकते हैं। आप आपका मर्जी हुआ आप बिना शादी के अकेले रह सकते हैं, क्योंकि आपकी ये पर्सनल लिबर्टी है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपका मूल अधिकार है। आप चाहे तो अकेले रह सकते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है, इसमें आपको आप आपसे कोई दखल अंदाजी कोई नहीं करेगा। आप एकांतवास मतलब अकेले कहीं भी रह सकते हैं। आप संन्यास ले सकते हैं, आपका पर्सनल लिबर्टी है। और आप ये देखिए पर्सनल लिबर्टी ये है, दूसरा है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा कर सकते हैं, ये आपका मूल अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, एकांतवास रह सकते हैं। और एक है व्यभिचारी, व्यभिचारी, ठीक है, व्यभिचारी का मतलब हुआ तीसरा, व्यभिचारी का मतलब हुआ कि पहले क्या था कि अगर जो एक शादीशुदा इंसान है, लड़की है, वो दूसरे के साथ अगर दूसरे मर्द के साथ अफेयर रखती थी तो उसको सजा होता था। लेकिन यहाँ पर कुछ नया कानून आया, उसको अब और लड़कों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो यहाँ पर नया कानून आया, तो यहाँ पर एक कानून जब नया है लागू कर दिया कि अगर कोई महिला शादीशुदा है दूसरे मर्द के साथ कोई भी अफेयर रखना चाहती है तो वो रख सकती है, उसका पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, और ऐसे जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वो भी किसी शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर रख सकते हैं, ये उनका पर्सनल लिबर्टी है, इससे ये उनका अधिकार है। ठीक है, उनको अधिकार दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। देखिए एकांतवास, विदेश यात्रा, व्यभिचारी, ये सब आप पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत कर सकते हैं, आपका मूल अधिकार है। तो आप देखिए आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता को कहते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पर देखिए प्राण एवं आत्महत्या नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्राणों की सुरक्षा आपका मूल अधिकार है, आपको हर हाल में करना पड़ेगा। आत्महत्या के प्रति किसी को उस्का नहीं सकते, पर्यावरण प्रदूषण नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे की जान को खतरा होगा। सीट बेल्ट आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आपकी जान की खुद खतरा है, और हेलमेट भी आपको लगा के चलना पड़ेगा। नहीं तो इस सब अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर दंड लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी सुरक्षा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो पर्सनल लिबर्टी में आप देखिए कि आप अकेले रह सकते हैं, बिना बिना शादी किए आप सिंगल भी रह सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल लिबर्टी है। आप एकांतवास अकेले रह सकते हैं, जैसे अकेले का मतलब आप संन्यास ले सकते हैं। विदेश यात्रा कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल लिबर्टी है। व्यभिचारी हम आपको बताए कि इसमें पहले क्या था कि जो औरत दूसरे शादीशुदा होने के बाद दूसरे पुरुष से अफेयर रखती थी तो उनको सजा हो जाती थी, लेकिन उसको हटा दिया गया। अब चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला, शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे लड़का या लड़की से संबंध मतलब अफेयर रख सकता है, उसका वो निजता का अधिकार है, मतलब उसका वो पर्सनल लिबर्टी है। और निजता का अधिकार मतलब निजता का अधिकार यहाँ पर निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार मतलब कि आप अपने पर्सनल डाटा को किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि ये आपका निजता का अधिकार है। आपसे कोई जबरदस्ती आपकी पर्सनल चीजें नहीं ले सकता, पर्सनल डाटा नहीं ले सकता, आपका पर्सनल वस्तुएं नहीं यूज कर सकता। जैसे अगर पुलिस चाहे कि आपका डाटा जो है, सॉरी, आपका मोबाइल ले ले और जबरदस्ती उसमें से आपका जो डाटा है ले ले और उसका पासवर्ड तोड़ के, तो ये उसका ये उसका अधिकार नहीं है, ये आपका अधिकार है कि आप उसे आप उसे निजता मतलब पर्सनल निजता का अधिकार जो है, निजता के अधिकार कहते हैं, उसे रख सकते हैं। वो आपसे आपकी निजता का अधिकार नहीं छीन सकता, आपकी मर्जी के खिलाफ वो आपकी निजी चीजों को हाथ नहीं लगा सकता। बस इतनी सी बात की गई है। तो देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में इतनी सारी चीजों की बात की गई है, आई होप आपके समझ में आया हो। तो अब तक आप पढ़े होंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसके अंतर्गत आप नहीं पढ़े होंगे कि इस सारी चीजों की बात की गई है। इन सारी चीजों को आप देखिए, समझिए और सुनिए, तभी आपके समझ में आएगा, तभी आप आर्टिकल को कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप ऐसे रटेंगे कि भाग 3 इतने से इतने तक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसे रटते जाएंगे भूल जाएंगे। हमें एक एक आर्टिकल बहुत डिटेल से पढ़ना और समझना है, ताकि कभी ना भूले, लाइफ में कभी ना भूले। तो ये हुआ 21।
21 में आप देख लें आगे 21 का को भी जोड़ा गया है। 21 में तो कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब 21 का क्या कहता है, इसको संशोधन करके जोड़ा गया। कौन सा संशोधन? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। अब देखिए इसमें कौन सा अधिकार जोड़ा गया? संविधान संशोधन। कब हुआ? 2002 में, 2002 में। लेकिन लागू कब हुआ? 2010 में। लागू कब हुआ? 2010 में। ये कुछ बेसिक डाटा है जो आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और लागू 2010 में हुआ और जोड़ दिया गया कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21 का। इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। देखिए इसकी बात की गई है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 का में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और लागू 2010 में हुआ। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क, मतलब वैसे तो जो हमारे अधिकार हैं उसमें कोई पैसा नहीं लगता, अधिकार निःशुल्क होते ही है, लेकिन ये पहले कानूनी अधिकार था, वहां से हटा करके कानूनी अधिकार को उसको मूल अधिकार दे दिया गया कि हर बच्चे का मूल अधिकार है कि वो 6 से 14 वर्ष की उम्र के अंतर्गत वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे। उसके लिए अनिवार्य भी है और निःशुल्क भी है, प्राप्त करना भी अनिवार्य ही है, ये उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार है। इस चीज को जोड़ दिया गया कहाँ? मूल अधिकार में। कहाँ? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 का में। 86वां संविधान संशोधन 2002 लागू हुआ 2010 में। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, क्योंकि यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान, जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया कब चला गया? 2010 में। तो लागू कब से हुआ? 2010 से हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार हम आपको बताए, उसमें हम आर्टिकल बताए थे कि 19 से लेकर के 22 तक था। तो यहाँ तक हम 21 पूरा 21 जितने आर्टिकल 21 में जितने चीजें थे हम आपको बताए, फिर 21 का भी हम आपको बता दिए। अब बचा है आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 22 जो कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, इसको संरक्षण, ठीक है, संरक्षण। जो ये गिरफ्तारी से संरक्षण कह रहा है इसको बहुत डिटेल्स हमें पढ़ना है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22, बहुत ही डिटेल से कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 को जो कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, तो गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण देता है जो एक जो अपराध करने के पहले होता है, एक जो अपराध करने के बाद होता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एक अपराध करने से पहले होता है गिरफ्तारी और एक अपराध करने के बाद होता है गिरफ्तारी। उसको कहते हैं जो अपराध करने के बाद होता है उसको कहते हैं दंडात्मक, और जो अपराध करने से पहले होता है उसको कहते हैं निषेध, मतलब रोक लगाना, अपराध पर रोक लगाना, वो किया ना हो उससे पहले ही रोक लगा दी। इन सबको हम डिटेल से चर्चा करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। आज हम पढ़े आर्टिकल 20 और 21 बहुत ही डिटेल से। हम कल पढ़ेंगे आर्टिकल 22। हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव बी हैप्पी।